नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी है लड़ाई आत्मसम्मान की और इसके 4 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 5वां पार्ट है। दोस्तों, इससे पहले के पार्ट पढ़ने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर के इसके पार्ट पढ़ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इससे आगे का ये पार्ट हम शुरू करते हैं। अरे सुरेखा, मैं चाय पीने से पहले पानी पीता हूँ। जी, मैं अभी लेकर आई। सुरेखा किचन की तरफ गई तो वो बोला, मैं खुद ही ले लेता हूँ, तुम ज़्यादा परेशान ना हो। वो किचन में पानी लेकर पीने लगा। सुरेखा चाय लेकर खड़ी थी। उसने पानी पी लिया तो सुरेखा ने चाय उसकी तरफ बढ़ाया। अमित ने चाय ली और कहा, वैसे सुरेखा, तुम हो बहुत खूबसूरत। अमित ने उसके गालों को छूते हुए कहा। सुरेखा कुछ बोलती उससे पहले ही उसने कहा, मैं जानता हूँ ये जवानी पते के बिना नहीं कट पाएगी, मगर तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। अमित इतना कहकर चला गया। सुरेखा को कुछ समझ नहीं आया कि ये इंसान क्या कहकर गया। वो दरवाजे से बाहर निकली। वहां तनु खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो चली गई। पूजा खत्म हो चुकी थी। सुरेखा अपने कमरे में आ गई। उसने सारी बातें याद की। अमित का उस पर इस तरह बोलना, तनु की आंखों में आंसू, ये सब क्या था? उसे कुछ समझ में नहीं आया। अगले दिन सुरेखा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। पेट में दर्द था। इसलिए आज उसने ऑफिस न जाने का निर्णय किया और कमरे में ही लेटी रही। दरवाजे पर ताला न देखकर अमित ने दस्तक दी। सुरेखा को लगा कि तनु होगी। उसने दरवाज़ा खोला तो अमित अंदर आ गया और उसके बिस्तर पर बैठते हुए कहा, अरे क्या हुआ सुरेखा, आज तुम ऑफिस नहीं गई? कुछ नहीं, वो थोड़ी तबीयत खराब है, सुरेखा ने कहा। तो तुमने बताया क्यों नहीं? इधर आओ, बैठो, जरा देखो बुखार तो नहीं है। उसने सुरेखा का हाथ पकड़ा और उसे बिस्तर पर बैठा दिया। उसने अपने हाथ उसके माथे पर लगाए और फिर उसकी गर्दन पर और फिर हाथ उसके सीने पर ले जाने लगा। तो सुरेखा ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, ठीक है, अब आप जाइए, मैं अपना ख्याल रख लूँगी। सुरेखा ने उसका हाथ हटाते हुए कहा, अरे तुम समझ नहीं रही हो, तुम्हें मेरी ज़रूरत है। देखो, डरो मत, मैं हूं ना, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक कर देता हूँ। कहकर अमित ने उसे जकड़ लिया। सुरेखा ने विरोध किया और उसे झटक कर दूर हटने को हुई तो अमित ने उसे बिस्तर पर पटक दिया और उसके ऊपर हावी हो गया। सुरेखा कुछ कहती या करती उससे पहले ही तनु ने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, अंकल, मेरे साथ खेलो ना। सुरेखा दीदी का मन नहीं, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। मेरे रहते हुए आपको किसी और की क्या ज़रूरत है? अमित ने गुस्से में तनु की तरफ देखा और उठ खड़ा हुआ। सुरेखा भी उठी। अमित ने उसके होठों पर हाथ फेरते हुए कहा, आता हूँ बाद में तुम्हारे पास, जरा तनु को कुछ समझा लूँ। वो तनु को पकड़कर अपने कमरे में ले गया। सुरेखा भी पीछे पीछे आई, मगर अमित ने तनु को अंदर लेकर दरवाज़ा बंद कर दिया। सुरेखा बाहर ही खड़ी रही। बहुत दिमाग लगाने लगी हो तनु तुम। भूल गई हो कि मैं कौन हूँ? ज़्यादा दिमाग लगाया ना तो तुम्हारी माँ का भेजा उड़ा दूंगा, समझी? चल, अब गलती की सज़ा तो मिलेगी तुझे। कहते हुए उसने तनु को अपने बिस्तर पर पटक दिया। अंकल, तुम्हारा अंजाम एक रोज़ बहुत बुरा होगा, याद रखना। मुझसे तुम्हारा पेट नहीं भरा तो उस विधवा लड़की को भी बर्बाद करने चल पड़े। तनु ने चीख करके कहा, तुझे तो आज मैं इतनी तकलीफ दूंगा कि याद रखेगी तू जिंदगी भर। अच्छा खासा शिकार तेरी बेवकूफ़ी के कारण हाथ से निकल गया। तनु चीखती रही करीब 1 घंटे तक। सुरेखा दरवाजे पर चीखती रही, तनु को छोड़ दो, मगर कुछ न हुआ। अमित बाहर निकला और तनु को भी बाहर निकाल दिया। तुम दोनों ने अपना मुंह खोला ना तो अंजाम इससे भी बुरा होगा। अमित बोलता हुआ दरवाजे में लॉक लगाया और बाहर चला गया। तनु की मम्मी एनजीओ गई हुई थी और साधना अपने पार्लर में थी। तनु कॉरिडोर में रोते हुए ही नीचे बैठ गई। सुरेखा भी रोते हुए नीचे बैठ गई। आज तो मैंने तुम्हें बचा लिया सुरेखा दीदी, लेकिन शायद अगली बार ना बचा पाऊँ, तनु ने कहा। अब सुरेखा को सब कुछ समझ आया। तनु इतना उदास क्यों रहती है? क्यों वो अपने ननिहाल से अपने घर नहीं आना चाहती? क्यों वो उसे अपने घर नहीं आने देना चाहती थी? क्यों पूजा वाले दिन उसे चले जाने को कह रही थी?
ये सब कब से हो रहा है तनु? सुरेखा ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा। पिछले 1 साल से। इतना कहकर तनु लंगड़ाते हुए अपने घर के में अंदर चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। सुरेखा कमरा में आकर फूट फूट कर रो पड़ी। सुरेखा ने रोना बंद किया और खुद से कहा, जिस लड़की ने हमें बचाया उसे हम तकलीफ में नहीं देख सकते। उसने छोटा होकर जो उपकार हम पर किया है आज तक किसी ने नहीं किया। तनु को इस चक्रव्यूह से सुरेखा निकालेगी। सुरेखा तैयार हो गई। उसके पेट में दर्द था, वो भूल गई और अपने ऑफिस चली गई। बॉस से उसने बात की। सर, मैं नई नई आई हूँ शहर में और आप तो जानते ही हैं मेरे पति अब नहीं रहे, तो इस वक्त पैसे की बहुत ज़रूरत है। क्या मुझे कुछ रुपये एडवांस में मिल सकते हैं? अभी आपको आए हुए कुछ ही रोज हुआ है। सुरेखा, इतनी जल्दी तो मुमकिन नहीं है, बॉस ने कहा। सुरेखा ने कुछ देर सोचा और कहा, ठीक है सर, मैं कल आती हूँ। सुरेखा वहाँ से निकल गई। वो सोनार के यहाँ पहुँची और अपना झुमका गिरवी रख दिया। जो पैसे मिले उससे उसने एक फ़ोन और एक सिम कार्ड खरीदा। कुछ सोचकर वो घर आ गई। एक दिन लगा उसका सिम कार्ड ऑन होने में। दूसरे दिन वो ऑफिस जाने के लिए बाहर निकल गई, मगर गई नहीं। एक निश्चित टाइम पर वापस आ गई तो देखा कि अमित तनु को गोद में उठाए अपने घर में ले जा रहा है और हमेशा की तरह उन दोनों के सिवा घर पर कोई नहीं था। सुरेखा को देखकर अमित रुक गया। आखिर तुम्हें मेरी जरूरत पड़ ही गई। आओ आओ, अंदर आओ, अमित ने कहा। सुरेखा मुस्कुराई और अपने कमरे से 2 डंडे जो वो पहले ही ले आई थी उसे लेकर अमित के कमरे में छुपाते हुए घुसी। अमित अभी तनु के करीब ही जा रहा था कि सुरेखा ने उसकी पीठ पर जोर से एक डंडा मारा। तनु, ये डंडा पकड़ो और हिम्मत दिखाओ। अमित जैसे ही उठने को हुआ, सुरेखा ने दूसरा डंडा उसके सर पर मारा। अमित को सर पर जोर की चोट लगी। तनु उठ खड़ी हुई और डंडा उठा लिया। अमित ने दर्द की परवाह न करते हुए सुरेखा के बाल पकड़ लिए, लेकिन पीछे से तनु ने वार किया। अब ताबड़तोड़ दोनों ने एक साथ अमित पर वार करना शुरू कर दिया। अमित की सारी मर्दानगी निकल गई। तनु, जिसके अंदर गुस्सा बहुत दिनों से था, आज निकल आया। वो मारने लगी लगातार बिना रुके। सुरेखा ने उस दृश्य का वीडियो बनाकर नेट पर डाल दिया और कैप्शन में लिख दिया, हर हैवान की हालत ऐसी ही होनी चाहिए, #रेपिस्ट। थोड़ी देर में ही पुलिस आ गई। अपने डिपार्टमेंट का अपराधी था, इसलिए सबूत मांगा। मैं दूंगी सबूत, तनु ने कहा और सुरेखा के साथ हॉस्पिटल गई। वहां अपना चेकअप करवाया। उस रोज पुलिस अमित को गिरफ्तार करके ले गई। तनु की माँ को सच पता चला तो वो टूट सी गई। वहीं साधना का घर उजड़ सा गया। उसे घिन आने लगी अपने पति से। दूसरे दिन तनु की रिपोर्ट्स आ गई। अमित की तरफ से लड़ने को कोई तैयार नहीं था, उसकी पत्नी भी नहीं। इसलिए अमित को उम्र कैद की सजा के साथ लाखों का जुर्माना लगा और साथ ही साथ उसकी वर्दी भी चली गई। तनु अब सुरेखा की बहुत अच्छी बहन बन गई थी। उसने कहा, सुरेखा दीदी, आपको जब भी मेरी ज़रूरत होगी मुझे एक बार कहना, आपके लिए मेरी जान भी हाजिर होगी। सुरेखा ने उसे गले से लगा लिया। साधना भी सुरेखा के पास आई और उसका धन्यवाद किया कि ऐसे आदमी का सच से उसे वाकिफ करवाया और उसे सजा दिलवाई। सुरेखा ने सोच लिया था अब उसे क्या करना है। इस घटना ने उसे एक नया रास्ता दिखाया था। दिन गुजरे, पुलिस ने कांस्टेबल की फॉर्म निकले। वो पढ़ी लिखी तो थी ही, कुछ दस्तावेज उसके पास थे और कुछ उसने उसके जो गुम हो गए थे उनके नाम पर एफआईआर करवाया। कुछ दिन में सारे दस्तावेज बनकर आ गए। सुरेखा ने पंकज की खोज जारी रखी, मगर अब तक कोई कामयाबी नहीं मिली थी। मगर उसकी उम्मीद अभी भी बुझी नहीं थी। उसके पुलिस में जाने के 2 कारण थे। पहला, पंकज की खोज करने में सहायता होगी और दूसरा, अंकित को सजा दिलवाने की। कंपनी में काम करते हुए सुरेखा ने अपनी पढ़ाई फिर शुरू की। सुबह सुबह दौड़ना शुरू किया। वो जानती थी ये बहुत आसान नहीं, मगर उसे विश्वास था कि नामुमकिन भी नहीं है और अपने पंकज को खोजने के लिए उसे जो करना पड़ेगा वो ज़रूर करेगी। और फिर अपने अपमान का बदला लेना वो कैसे भूल सकती है। सुरेखा ने 2 साल अपनी पुलिस की परीक्षा
और ट्रेनिंग में दी। पहले साल तो उसकी पोस्टिंग वही शहर के पास में ही हुई, मगर फिर 6 महीने बाद उसने पंकज के गांव में पोस्टिंग करवाने का मन बना लिया। लेकिन इससे पहले उसने तनु को सब कुछ समझा दिया कि उसे करना क्या है। तनु साधना के साथ गांव से निकल गई। तनु इस वक्त महज 15 साल की थी, मगर तजुर्बे के हिसाब से वो बहुत बड़ी हो चुकी थी। जिस काम के लिए सुरेखा ने उसे कहा, वो तनु से अच्छा कोई नहीं कर सकता था। तनु और साधना ठाकुर विजय के घर आए। विजय ने पूछा कि वो लोग कौन हैं, तो तनु ने सुरेखा के बारे में सब कुछ ठाकुर विजय को बता दिया और कहा, सुरेखा दीदी चाहती है कि मैं आपके घर पर रहकर अपने काम को अंजाम दूं। उन्हें लगता है कि मैं आपके यहाँ पूर्णतः सुरक्षित रह सकती हूँ। विजय को खुशी हुई कि सुरेखा को उस पर भरोसा है। हमको बहुत खुशी होगी कि मैं सुरेखा जी के काम आ सकूंगा। आप यहाँ रह सकती हैं और अपना काम भी कर सकती हैं, लेकिन आप इतनी छोटी हैं, आप क्या करेंगी? विजय ने पूछा। बस देखते जाइए। यहाँ से जाने से पहले सुरेखा दीदी ने कहा था, न पूरे गांव को सजा मिलेगी। बस अंकित का इंतजाम करने आई हूँ, बाकी तो वही संभालेंगी, तनु ने कहा। ये बस देखने और उम्र में ही छोटी है विजय जी। वक्त ने इसे बहुत कुछ सिखा दिया है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ इसके साथ। बस अभी हमारा कमरा दिखा दीजिए, साधना ने कहा। ठीक है साधना जी, सुरेखा ने आप दोनों को भेजा है तो कुछ सोच कर ही भेजा होगा। अभी आप लोग तो कहीं भी रह सकती हैं। अम्मा बाबूजी एक ब्याह में गए हुए हैं। आइए मैं आपको आपका कमरा दिखा देता हूँ। बातों ही बातों में विजय की नज़र तनु के कपड़ों पर गई। उसकी स्कर्ट की लंबाई जरा कम थी। तनु, ये गांव है और यहाँ ऐसे कपड़े कोई नहीं पहनता, विजय ने कहा। तो इसमें गलती नहीं है विजय भैया, उन्हें नहीं पसंद नहीं पहनते हैं, लेकिन मुझे पसंद है तो मैं पहनूंगी। सुरेखा दीदी ने ही कहा है मुझे ऐसे कपड़े पहनने को, तनु ने कहा। विजय को कुछ समझ नहीं आया। वह उन दोनों को कमरे में छोड़कर बाहर गया। उसे सुरेखा को देखना था। शायद इन 3 सालों में वो सुरेखा से बहुत प्यार करने लगा था, उसका पहले से ज़्यादा सम्मान करने लगा था और शायद इंतजार भी करने लगा था। अंकित, जो कि अपनी ही दुनिया में मस्त था, उसने प्रिया नाम की लड़की से उसी समय शादी कर ली थी जब सुरेखा गांव छोड़कर चली गई थी। उसका 1 साल का बच्चा भी था। तनु साधना के साथ गांव घूमने निकली। अंकित का पता उसने विजय से ले लिया था। तनु को शहरी कपड़ों में देखकर सारे गांव वालों की नज़र उसी पर ही थी। वो औरत हो या आदमी, या लड़के हो या लड़की, सब उसे ही घूर रहे थे। क्योंकि वो ठाकुर की मेहमान थी, इसलिए कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता था, बस देख ही सकता था। चलते चलते तनु अंकित के घर की तरफ आई। अंकित अपने खेत के लिए निकल ही रहा था कि उसकी नज़र तनु के पैरों पर गई, जो घुटनों तक खुले हुए थे। उसने तनु को नीचे से ऊपर तक देखा। तनु ने भी अपने फ़ोन से अंकित की फ़ोटो मिलाई जो विजय ने दी थी। अच्छा, तो ये ही है अंकित, तनु ने खुद से ही कहा। आसपास बहुत लोग थे, इसलिए अंकित ने कुछ नहीं कहा, सीधा चलता रहा। उसने अपनी छवि खराब नहीं करनी थी। तनु को किसी तरह उससे बात करना था और उसके घर में जाना था। अंकित उसके बगल से गुजर ही रहा था कि तनु उससे जानबूझकर टकरा कर गिर गई। साधना आंटी, मेरा पैर मुड़ गया, लगता है मोच आ गई, तनु ने आंख मारते हुए दर्द की एक्टिंग करते हुए कहा। ओहो तनु, कितनी बार कहा है ऐसे हाई हील्स मत पहना करो। ये गांव है बेटा, यहाँ की सड़कें शहरों जैसी प्लेन नहीं होती। उफ, अब तुम्हें अकेले कैसे ले जाऊंगी मैं, बहुत दर्द हो रहा है साधना ने उसका इशारा समझते हुए कहा। आप लोग इतना परेशान ना होइए, यहीं पास में हमारा घर है, इनको थोड़ी देर आराम करने दीजिए, तब तक इनके पैरों में दवाई भी लगा देंगे, अंकित ने अपना दिमाग लगाते हुए कहा। हाँ आंटी, बहुत दर्द हो रहा है, दवाई की ही ज़रूरत है, तनु ने कहा। मगर तनु, ऐसे ही किसी के घर कैसे, साधना ने कहा। अरे आप अपना ही घर समझिए, आइए अंदर आइए। उसने तनु को गोद में उठाया और अंदर की तरफ
जाने लगा। तनु उसके मुख की प्रतिक्रिया देख रही थी। कैसे खुश हो रहा था वो, देखने से ही हवसी लग रहा था। तनु ने मन में ही मन में कहा, सो स्वीट, आप बहुत अच्छे हैं। तनु उसका गाल छूते हुए बोली। अंकित के दिल के तार बज उठे। वह उसे अंदर कमरे में लाकर बेड पर बिठाया। प्रिया, मौच वाली दवाई ले आना, उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाई। प्रिया दवा लेकर आई। बाकी लोग खेत पर गए हुए थे। मेहमान की खातिर चाय नाश्ता लेती आओ, अंकित ने प्रिया को भेज दिया। तनु ने साधना को कुछ इशारा किया। मैं प्रिया की हेल्प कर देती हूँ। साधना प्रिया के पास चली गई। अंकित ने दवा हाथ में ली और तनु के पैरों को देखते हुए दवा लगाने लगा। तनु को गुस्सा आया तो उसने पैर से उसे मार ही दिया। वह वहीं गिरा। अरे सॉरी, मुझे बहुत दर्द हुआ। आपको लगी क्या? तनु ने प्यार से कहा। नहीं नहीं, नहीं नहीं लगी। तुरंत ही पैर ठीक हो जाएगा, नाजुक पैर हैं आपके, अंकित ने उसे देखते हुए कहा। हाँ, मेरे बहुत सारे बॉयफ्रेंड भी यही कहते हैं कि मेरे पैर बहुत खूबसूरत है, तनु ने अदा से कहा। बहुत सारे बॉयफ्रेंड? अंकित ने पूछा। हाँ, बहुत सारे। अच्छा, अब मुझे चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। नाश्ता पानी बाद में, मिलना मिलाना तो अब होगा ही। अच्छा, कब मिलोगी? अंकित ने कहा। खुश हो लो तुम, सुरेखा दीदी बताएंगी तुम्हें तो। तनु खुद से बात कर रही थी। फोन नंबर दे दो, जब जब टाइम होगा फोन कर दूंगी। अंकित खुश हो गया और अपना नंबर दे दिया। हम इंतजार करेंगे तुम्हारा, अंकित बोला। तनु मुस्कुराते हुए बाहर आ गई। थोड़ी देर में साधना भी आ गई। वो दोनों वापस विजय की हवेली चली गई। प्रिया अपने पति के होठों की खुशी देखते हुए अपने दुख के आंसू पोंछ रही थी। तुम खड़ी खड़ी यहाँ क्या कर रही हो? जाके मुन्नी को संभालो। जब से हमारी जिंदगी में आई हो, जीना हराम कर रखा है। सोचा था मुन्ना होगा, मगर नहीं, इसको तो मुन्नी पैदा करना था। अब जाओ संभालो उसको, अंकित ने प्रिया को डांटते हुए कहा। वो लड़की कौन थी जिनको आप इतना प्यार से दवाई लगाने के लिए गोद में उठाकर लाए थे? इतने प्यार से कभी आपने अपनी बेटी को भी गोद में नहीं लिया, प्रिया ने डरते डरते कहा। बहुत ज्यादा जबान चल रही है तुम्हारी, जाओ यहाँ से, अंकित ने उसे दुत्कारते हुए कहा। देखो, पत्नी के होते यूं दूसरी लड़की के साथ ये सब अच्छा नहीं होता, प्रिया ने समझाने की कोशिश की। अंकित ने थप्पड़ जड़ते हुए कहा। तुम हमको समझाओगी कि क्या सही है और क्या गलत? कमरे में आओ तुम, अंकित उसे खींचते हुए कमरे में ले गया। दूसरे दिन तनु ने अंकित को फ़ोन किया। हेलो, अंकित ने फ़ोन उठाकर कहा। हाय बेबी, तनु प्यार से बोली। बेबी? अंकित को समझ नहीं आया। फ़ोन पर तनु है। मैं तनु, तुमसे मिलना था, तुम्हारे पास टाइम है? अरे तनु, तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे, बताओ कहाँ मिलोगी? हवेली आ जाओ, और क्या, तनु ने कहा। हवेली? ठाकुर के यहाँ? नहीं नहीं, हम वहाँ नहीं आने वाले। अंकित ठाकुर से डरता था। अरे क्या प्रॉब्लम है वहाँ आने में? अच्छा चलो ठीक है, मैं हवेली के पीछे वाली रोड के पास जो नीम का पेड़ है ना, वहाँ आती हूँ। ठीक है, हम आते हैं। अंकित खुशी खुशी घर से निकलने लगा। कहाँ जा रहे हो? प्रिया ने पूछा। हमारे ऐसे दिन नहीं आए कि तुमसे बताकर कहीं जाएं। अंकित निकल गया, लेकिन प्रिया भी कम नहीं थी। वो भी घूंघट लगाकर छुपते छुपाते उसके पीछे निकल गई। थोड़ी देर में अंकित नीम के पेड़ के नीचे पहुंच गया। अभी तक तनु आई नहीं थी। आधे घंटे बाद तनु आई। आधे घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं हम, अंकित ने थोड़े गुस्से में कहा। अरे बेबी, गुस्सा नहीं करते, देखो मैं कैसी लग रही हूँ, ये मेरी ड्रेस कैसी लग रही है, मेकअप करने में इतनी देर हो गई, सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो किया है, तनु ने उसके गालों पर उंगलियां चलाते हुए कहा। तनु की नज़र प्रिया पर गई। उसे बुरा लग रहा था उसके लिए, मगर अंकित को सजा मिलना बहुत जरूरी था। अंकित उसकी बातों पर फिसल गया। उसका गुस्सा शांत हो गया।
बैठो, प्यार भरी बातें करते हैं, अंकित ने कहा। दोनों वहीं बैठकर बातें करने लगे। कुछ रोज यूं ही बीत गए। तनु और अंकित दोनों रोज मिलते। तनु ने सुरेखा को फोन करके कह दिया कि उसके आने का सही समय आ गया है। थाने में तो वो आ गई थी, मगर अभी तक गांव नहीं आई थी। एक रोज तनु ने अंकित को पुरानी हवेली पर बुलाया, जो विजय की ही थी, मगर अब वहां कोई रहता नहीं था। रात का समय था। अंकित को तो बस इसी वक्त का इंतजार था। वो तैयार होकर निकल गया। प्रिया सब कुछ जानती थी, मगर वो रात में अकेली नहीं जा सकती थी अपनी मुन्नी को छोड़कर। और फिर घर वालों को क्या जवाब देती। अंकित से कोई कुछ नहीं पूछता। तनु पुरानी हवेली के दरवाजे पर खड़ी थी। अंकित आया तो उसे इशारे से अंदर ले आई और उससे लिपट गई। अंकित भी इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता था। उसने उसे गोद में उठाया और वहीं पुरानी पलंग पर लिटाया। वो बस आगे बढ़ने ही वाला था कि एक डंडा उसके सिर पर पड़ा। वह खड़ा हो गया। कौन है? हम हैं इंस्पेक्टर सुरेखा। सुरेखा ने अपनी कैप लगाते हुए कहा। उसने अपनी मेज की लाइट ऑन की तो सुरेखा को देखकर हैरान रह गया। तुम? उसके मुंह से बस इतना ही निकला। तनु दौड़ती हुई सुरेखा के पास आई। इंस्पेक्टर, इसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। मैं साधना आंटी के साथ बाहर टहल रही थी, तब इसने साधना आंटी को बेहोश कर दिया और मुझे उठा लाया। मुझे बचा लो इंस्पेक्टर, तनु ने झूठे आंसुओं के साथ कहा। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लग रही है। यदि कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।